अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का तीसरा और आखिरी लेक्चर पढ़ेंगे एंड इट इज अबाउट हंस रूल। सो हंस रूल क्या है? हंस रूल्स को हम मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी रूल्स भी कहते हैं। स्पिन मल्टीप्लिसिटी हमारे साथ एक टर्म है जिसको हम 2s प्लस 1 पर मालूम कर सकते हैं। स्पिन मल्टीप्लिसिटी मालूम करने का फॉर्मूला है 2s प्लस 1 वेयर s रिप्रेजेंट टोटल स्पिन। ठीक है। स्पिन मल्टीप्लिसिटी हमारे साथ एक टर्म है जिसको हम 2s प्लस 1 से डिफाइन करते हैं और यहाँ पर s हमारे साथ टोटल स्पिन है। हम रूल्स मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी रूल्स है, यानी इस रूल्स के मुताबिक किसी सेक्शंस में इलेक्ट्रॉन इस तरह अरेंज होगी कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम आ जाए। किसी भी सेक्शन के ऑर्बिटल्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन इस तरह डिस्ट्रीब्यूट होगी कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम आ जाए। अब स्पिन मल्टीप्लिसिटी कब मैक्सिमम आएगी? तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी तभी मैक्सिमम आ सकती है जब आपके साथ स्पिन मैक्सिमम आ जाए। तो हम रूल्स को हम इस तरह भी लिख सकते हैं दैट इफ ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जीज आर अवेलेबल फॉर इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम, अगर किसी एटम के इलेक्ट्रॉन्स के लिए एक जैसी एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स अवेलेबल है, then the electrons will arrange in these orbitals in such a way to attain maximum spin। तो इन अवेलेबल ऑर्बिटल में एटम का इलेक्ट्रॉन इस तरह अरेंज होगी कि स्पिन मैक्सिमम आ जाए। अब स्पिन मैक्सिमम कब आएगा? स्पिन मैक्सिमम तब आएगा जब इलेक्ट्रॉन पेयर ना हो। तो इस रूल्स के मुताबिक किसी एटम के ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन कोशिश करेंगे कि इनका पेयरिंग न हो। तो हम यूं भी लिख सकते हैं इफ डीजेनरेट ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल फॉर मोर देन वन इलेक्ट्रॉन, अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन के लिए डीजेनरेट ऑर्बिटल्स अवेलेबल हो, देन द मोस्ट स्टेबल अरेंजमेंट विल बी द वन। तो सबसे स्टेबल अरेंजमेंट वो होगा विद द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ अनफेयर इलेक्ट्रॉन, जहां पर अनफेयर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगी विद पैरेलल स्पिन और जिनका स्पिन पैरेलल होगा। तो यहां पर मैंने एक रेफरेंस यूज किया डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? तो डीजेनरेट ऑर्बिटल हम ऐसे ऑर्बिटल्स को कहते हैं जिनका ताल्लुक सेम सबशेल से हो या जिनकी एनर्जी एक जैसे हो, तो ऐसे ऑर्बिटल्स को हम कहते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। तो डीजेनरेट ऑर्बिटल हमारे साथ होंगे डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। ऐसे ऑर्बिटल्स जिनका ताल्लुक ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू सेम सबशेल, ऐसे ऑर्बिटल्स जिनका ताल्लुक सेम सबशेल से हो या ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी सेम हो, तो ऐसे ऑर्बिटल को हम डीजेनरेट ऑर्बिटल कहते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे साथ 2p सेक्शन में तीन किस्म के ऑर्बिटल हैं, एक है 2px, एक है 2py और एक है 2pz। तो ये तीनों ऑर्बिटल 2px, 2py और 2pz, इन तीनों की एनर्जी सेम है और इन तीनों ऑर्बिटल्स को मैं डीजेनरेट ऑर्बिटल कहूंगा। इसी तरह मेरे साथ 3d में 3d फॉर एग्जांपल एक ऑर्बिटल है, तो यहाँ पर 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स है। एक मेरे साथ होगा dxy, एक होगा dyz, एक होगा dxz, एक होगा 3d x स्क्वायर y स्क्वायर और एक होगा 3dz स्क्वायर। तो इन 5 ऑर्बिटल्स को मैं कहूंगा कि ये मेरे साथ डीजेनरेट ऑर्बिटल्स है। हर रूल्स के मुताबिक अगर आपके साथ डीजेनरेट ऑर्बिटल एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स के लिए अवेलेबल है, तो ये इलेक्ट्रॉन इन अवेलेबल ऑर्बिटल को इस तरह फिल करेंगे कि स्पिन ज्यादा से ज्यादा आ जाए। फॉर एग्जांपल मेरे साथ अगर इस पे में एक इलेक्ट्रॉन है, तो जाहिर सी बात है ये एक इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिटल में एक खास स्पिन के साथ मैं लिख सकता हूँ। लेकिन अगर इस p में मैं दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करूं और मेरे साथ ये हो जाए p2 ऑर्बिटल, तो अगर यहाँ पर p2 दूसरा इलेक्ट्रॉन आ जाए तो दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए मेरे साथ कई प्रोबेबिलिटीज हैं, लेकिन सही प्रोबेबिलिटी कौन सा होगा? तो ये दूसरा ऑर्बिटल मैं कई अंदाज से लिख सकता हूँ। यहाँ पर मैं एक इलेक्ट्रॉन लिख सकता हूँ और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ या यहाँ पर एक मतलब होगा, और दोनों का स्पिन या दोनों अनफेयर है और दोनों का स्पिन एक जैसा है। दूसरा प्रोबेबिलिटी मेरे साथ ये है कि मैं दोनों को एक ही शीट में एक ही ऑर्बिटल में लिखूं और एक का स्पिन क्लॉकवाइज लिखूं और दूसरे का स्पिन एंटी क्लॉकवाइज लिखूं। तीसरा प्रोबेबिलिटी मेरे साथ ये है कि एक को मैं एक ऑर्बिटल में लिखूं, दूसरे को मैं दूसरे ऑर्बिटल में लिखूं और दोनों को स्पिन में अप लिखूं। अब हर रूल्स के मुताबिक ये तीनों अरेंजमेंट वाले एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ओबे करता है। इन दोनों के लिए भी सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर नहीं है, इन दोनों के लिए भी सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर नहीं है, इन दोनों के लिए भी सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर नहीं है। तो तीनों अरेंजमेंट पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ओबे करते हैं, लेकिन इन तीनों अरेंजमेंट में से एक अरेंजमेंट मोर स्टेबल है
और वही सही अरेंजमेंट है। तो ये मोस्ट स्टेबल अरेंजमेंट कौन सा वाला होगा, तो हंस रूल्स से हम ये मालूम कर सकते हैं। हंस रूल्स हमें ये बताता है कि इन तीनों अरेंजमेंट में से स्टेबल अरेंजमेंट वो होगा जहां पर मैक्सिमम स्पिन आएगा। पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जरूर फॉलो करेंगे, लेकिन पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के साथ साथ वो अरेंजमेंट सबसे ज्यादा स्टेबल होगा जहां पर आपके साथ स्पिन मैक्सिमम आएगा। अब स्पिन कहां पर मैक्सिमम आएगा, तो यहां पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन मैंने सिंगल एक ऑर्बिटल में लिखा है और एक ऑर्बिटल मैंने सिंगली दूसरे ऑर्बिटल में लिखा है। यहां पर दोनों मैंने फेयर लिखे हैं और यहां पर भी दोनों मैंने सिंगल सिंगल लिखे हैं। अब हर्ट्ज रूल्स के मुताबिक अगर आपके साथ डीजेनरेट ऑर्बिटल्स अवेलेबल हो तो इलेक्ट्रॉन पहले इन ऑर्बिटल्स में आप सिंगली लिखेंगे, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन आप लिखेंगे, आप फेयर नहीं करेंगे। तो इसी हर्ट्ज रूल्स के मुताबिक ये अरेंजमेंट आपके साथ सही नहीं है। अब ये दोनों अरेंजमेंट्स यहाँ पर इलेक्ट्रॉन सिंगली लिखी गई है, लेकिन यहाँ पर अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन लिखूं प्लस हाफ और इस इलेक्ट्रॉन के लिए भी मैं स्पिन लिखूं प्लस हाफ, तो टोटल स्पिन मेरे साथ आ जाएगा प्लस हाफ एंड प्लस हाफ। तो यहाँ पर टोटल स्पिन आ जाएगा 1 और स्पिन मल्टीप्लिसिटी मेरे साथ आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी आ जाएगी 3। अब यहाँ पर देखो, इसके लिए मैं अगर स्पिन की वैल्यू प्लस हाफ लिखूं तो इस दूसरे के लिए स्पिन की वैल्यू मैं जरूर माइनस हाफ लिखूंगा, क्योंकि एक क्लॉकवाइज है और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। इसका एक का स्पिन अप है, दूसरे का स्पिन डाउन है। अब दोनों की टोटल स्पिन आ जाएगी प्लस हाफ एंड माइनस हाफ इज इक्वल टू 0 और स्पिन मल्टीप्लिसिटी आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। अब हर रूल्स के मुताबिक जहां पर आपके साथ स्पिन मैक्सिमम है तो वो मोस्ट स्टेबल अरेंजमेंट है, और जहां पर स्पिन आपके साथ मैक्सिमम नहीं है तो वो लीस्ट स्टेबल अरेंजमेंट है। यहाँ जहां पर स्पिन मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम है तो वो सही अरेंजमेंट है, स्टेबल अरेंजमेंट है, और जहां पर स्पिन मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम नहीं है तो वो स्टेबल अरेंजमेंट नहीं है। तो अगर दोनों इलेक्ट्रॉन्स को मैं सेपरेटली अलग अलग ऑर्बिटल में लिखूं और दोनों का स्पिन मैं पैरेलल रखूं तो फिर हमारे साथ स्पिन आ जाएगा मैक्सिमम और स्पिन मल्टीप्लिसिटी भी आ जाएगी मैक्सिमम। लेकिन अगर दोनों को मैंने अलग अलग ऑर्बिटल्स में रखा है लेकिन दोनों का स्पिन मैंने अपोजिट रखा है, तो इस अपोजिट स्पिन की वजह से टोटल स्पिन आपके साथ आ जाएगा 0 और स्पिन मल्टीप्लिसिटी हो जाएगी 1। तो यहाँ पर स्पिन मल्टीप्लिसिटी कम है या स्पिन यहाँ पर कम है तो ये स्टेबल अरेंजमेंट नहीं हुआ, तो ये आपके साथ सही अरेंजमेंट नहीं हुआ और ये अरेंजमेंट हर्ट्ज रूल्स के मुताबिक सही अरेंजमेंट हुआ। तो अगर मैं हर्ट्ज रूल्स को समराइज करूं तो हर्ट्ज रूल्स की समरी ये है कि अगर आपके साथ सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स अवेलेबल हो तो आपने पहले इलेक्ट्रॉन को अलग अलग ऑर्बिटल में रखना है, लेकिन जब आप इलेक्ट्रॉन को अलग अलग ऑर्बिटल्स में रखते हैं तो आपने सारे इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन को एक जैसा रखना है। हाँ, वो आप सारे इलेक्ट्रॉनों के लिए क्लॉकवाइज भी रख सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी रख सकते हैं। लेकिन जब आपके साथ अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स में प्लेस हो जाए और फिर आपके साथ मजीद गुंजाइश अलग रखने की न हो तो फिर आप इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल्स में फेयर करेंगे। लेकिन जब फेयर होंगे तो फिर पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आपने फॉलो करनी है और पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के मुताबिक स्पिन फिर आपके साथ अपोजिट होगा। तो अगर आपने अलग अलग रखे तो स्पिन पैरेलल होगा, लेकिन अगर आपने इलेक्ट्रॉन फेयर कर दी तो फिर स्पिन दोनों के अपोजिट होगी। तो एक एग्जांपल के साथ इसकी वजाहत करता हूँ। ये मेरे साथ 3 पी ऑर्बिटल है और तीनों की एनर्जी सेम है। एक मेरे साथ है px, एक है py और एक है pz। तीनों की एनर्जी सेम है, यानी तीनों डीजेनरेट ऑर्बिटल्स है। अब यहाँ पर इस p सेक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हर्ट्ज रूल्स के मुताबिक मैं पहले ये इलेक्ट्रॉन इन अवेलेबल ऑर्बिटल्स में अलग अलग लिखूंगा। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन मैंने px में रखा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन में py या pz में किसी एक ऑर्बिटल में रख सकता हूं। अब ये मेरी मर्जी है, अगर मैं इसको py में रखूं या pz में रखूं कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप इसको py में रखना चाहते हैं या pz में रखना चाहते हैं। लेकिन हम रूल्स के मुताबिक इस ऑर्बिटल का और इस ऑर्बिटल का स्पिन जरूर एक जैसा होगा, स्पिन दोनों का पैरेलल होगा, और अगर दोनों का स्पिन पैरेलल होगा तो टोटल स्पिन आपके साथ मैक्सिमम आ जाएगा, और अगर टोटल स्पिन मैक्सिमम आता है तो ये सही अरेंजमेंट होगा। अब इसको इस तरह नहीं लिख सकते कि अगर यहाँ पर आपने एक इलेक्ट्रॉन लिखा और इस इलेक्ट्रॉन को अगर आपने अपोजिट स्पेस से लिखा तो फिर ये अरेंजमेंट गलत हो जाएगा। इसी तरह मेरे साथ अगर पी में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो अगर तीनों इलेक्ट्रॉन्स को मैं अरेंज करना चाहता हूँ इन तीनों डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में, तो हम रूल्स के मुताबिक मैं पहले इलेक्ट्रॉन्स को सिंगल लिखूंगा हर एक ऑर्बिटल्स में। एक मैंने यहाँ px में रखा, एक को मैंने py में रखा और एक को मैंने pz में रखा, लेकिन तीनों की स्पिन आपके साथ पैरेलल होगी, ठीक है, क्योंकि अगर आपने तीनों की स्पिन पैरेलल रखी तो यहाँ पर स्पिन मैक्सिमम आ जाएगा, और अगर स्पिन मैक्सिमम आता है तो फिर ये कन्फिगर ये अरेंजमेंट आपके साथ स्टेबल अरेंजमेंट है। लेकिन अगर आपने ये अरेंजमेंट इस तरह रखी कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन रखा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन रखा और यहाँ पर एक, लेकिन इस एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन आपने दोनों से अलग लिखा है,
दोनों को, दो को आपने पैरेलल रखा और एक को एंटी पैरेलल रखा, तो यहाँ पर फिर स्पिन मैक्सिमम नहीं आएगा और ये अरेंजमेंट गलत हो जाएगा। इसी तरह अगर आपने दो इलेक्ट्रॉन्स को सेम ऑर्बिटल्स में रखा और दोनों की स्पिन आपने एक जैसे रखी, तो ये तो आपने पावर एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की खिलाफ वर्जी की, तो ये अरेंजमेंट भी गलत हो जाएगा ना। तो ये हमारे साथ सही हुआ। बाकी इसके अलावा अगर आप इन तीनों इलेक्ट्रॉन को इस तरह रखें, तीनों की स्पिन आप एंटी क्लॉकवाइज रखें, तो ये अरेंजमेंट भी आपके साथ सही है। अब आते हैं हम P4 सिस्टम पर। तो सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ पर लिखूंगा, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। अब ये तीनों ऑर्बिटल तो इलेक्ट्रॉन्स ने ऑक्यूपाई कर लिए। अब ये चौथा इलेक्ट्रॉन, फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाएगा? तो ये फोर्थ इलेक्ट्रॉन है, ये इन तीनों ऑर्बिटल में से किसी एक ऑर्बिटल में आ जाएगा, और जिस ऑर्बिटल में ये आ जाएगा तो वहां पर इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएगी, और जहां पर इलेक्ट्रॉन पेयर होगी, फॉर एग्जांपल ये px में आ गया, तो अगर यहाँ पर ये फोर्थ इलेक्ट्रॉन में px में रखता हो तो हम रूल्स के मुताबिक तो स्पिन मैक्सिमम होना चाहिए, लेकिन सबसे पहले हम पावर एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फॉलो करेंगे, और पावर एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के मुताबिक आप किसी एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन की स्पिन एक जैसा नहीं रख सकते। तो फिर अगर आपने इलेक्ट्रॉन पेयर कर लिए तो स्पिन दोनों का जरूर डिफरेंट होगा, क्योंकि पावर एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के मुताबिक आप किसी एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन एक जैसा नहीं रख सकते। अगर किसी ने ये px हुआ, ये py हुआ, ये pz हुआ, अगर किसी ने ये इस तरह रखे कि हम रूल तो कह रहा है कि स्पिन मैक्सिमम होगा, और ये तो मैंने स्पिन मैक्सिमम रखा, नहीं, ये स्पिन आपने मैक्सिमम रखा, लेकिन आपने पावर एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की खिलाफवर्जी की, और पावर एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आपने जरूर फॉलो करनी है, तो ये अरेंजमेंट आपके साथ गलत हो गया। तो हम अब्बा प्रिंसिपल, हर्न-रोज और पावर एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की मदद से कुछ एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो सबसे पहले मेरे साथ है स्टूडेंट 11। तो ये मेरे साथ अब्बा प्रिंसिपल का स्कीम है, जिसको हम मेल्टनिंग स्कीम भी कहते हैं, और इसके मुताबिक सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1 इसमें आएंगे। तो यहाँ पर टोटल 11 इलेक्ट्रॉन है। 11 इलेक्ट्रॉन में सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन आपके साथ हो जाएंगे इसमें 1 इसमें, तो सबसे पहले हुआ 1s2। अब 9 इलेक्ट्रॉन बाकी रहेंगे, तो 9 में से 2 इलेक्ट्रॉन 2 इसमें आ जाएंगे, 7 इलेक्ट्रॉन बाकी रह जाएंगे। 7 में से यहाँ पर है 2p, तो 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 2p में, क्योंकि p में ज़्यादा से ज़्यादा 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब बाकी रह गया 1 इलेक्ट्रॉन, तो 2p के बाद इलेक्ट्रॉन आएंगे 3 इसमें। यहाँ पर मेरे साथ 1 इलेक्ट्रॉन रह गया है, तो 3 इसमें मेरे साथ 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा ना। ये सोडियम 11 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। इसी तरह ब्रोमीन 35 का मैं अगर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहता हूँ, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 2 आ जाएंगे 1s में, उसके बाद 2s में 2, उसके बाद 2p में 6, उसके बाद 3s में 2, फिर 3p में 6। हमने 35 तक जाना है, तो ये हमारे साथ 18 इलेक्ट्रॉन हुए। 3p के बाद नंबर आता है 4s का, तो 4s में 2 आ जाएंगे। फिर उसके बाद नंबर आता है 3d का, तो 3d में हमारे साथ आते हैं 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये टोटल मेरे साथ इलेक्ट्रॉन हो गए 30 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर है 35, तो 3d के बाद नंबर है 4p का, तो फिर 4p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन मेरे साथ 30 तो मैंने अरेंज 30 इलेक्ट्रॉन तो मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अब 5 रहते हैं, तो 5 इलेक्ट्रॉन मेरे साथ 4p में आ जाएंगे। इसी तरह अगर सिल्वर 47 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखना चाहता हूँ, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में 2, फिर 2s में 2, फिर 2p में 6, फिर 3s2, 3p 6, 4s2, 3d 10, 4p 6, यहाँ तक आ गए। ये हो गए 36 इलेक्ट्रॉन। 5s2 38, फिर 9 इलेक्ट्रॉन बाकी रहते हैं, तो 5s के बाद है 4d, तो 4d में मेरे साथ 9 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। लेकिन ये बाकी तो सेम होगा, लेकिन ये कॉन्फ़िगरेशन 5s1 और 4d 10 हो जाएगा। ये हम लिखेंगे 5s1 और 4d 10। इसी तरह यूरेनियम 92 की अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 10 4p6 5s2 4d 10, तो यहाँ 4d 10 तक आ गए। फिर हो गया 5p6, फिर हो गया 6s2, फिर हो गया 4f14, काउंट किया 92 तक हम जाएंगे। फिर 4f के बाद आ जाएगा 5d10, फिर आ जाएगा 6p6, फिर उसके बाद आ जाएगा 7s2। तो यहाँ तक जब हम पहुंचे, तो ये अगर आप काउंट करें तो ये 88 इलेक्ट्रॉन हो गए, और हमारे साथ 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो 7s के बाद नंबर आता है 5f का, तो 5f में हमारे साथ 4 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो जाएंगे। तो इस तरह हम किसी भी एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। अब किसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पर जो प्रिंसिपल्स मैंने देखे, ये आपने ज़रूर इसको देखना है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे साथ क्रोमियम 24 है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं लिखना चाहता हूँ, तो ये आ जाएगा 1s2, फिर हो जाएगा 2s2 2p6 3s2 3p6, फिर हो जाएगा 4s2, और यहाँ पर हो जाएगा 3d4। लेकिन ये कॉन्फ़िगरेशन
सही कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। असल कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम का जो सही कॉन्फ़िगरेशन है वो होगा यहाँ से ये 4s से एक इलेक्ट्रॉन 3d4 में आ जाएगा और ये कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 4s1 3d5। तो ये आपने ये कॉन्फ़िगरेशन याद रखिए। इसी तरह कार्बन 49 का कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9। लेकिन ये भी इसमें भी एक एक्सेप्शन आपने याद रखनी है कि यहाँ से भी ये 4s से एक इलेक्ट्रॉन 3d वो जंप होगा और सही कॉन्फ़िगरेशन होगा 4s1 3d10। ये सही कॉन्फ़िगरेशन होगा। इसी तरह आप और बहुत से एलिमेंट्स की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के दौरान हमने एक पॉइंट ऑब्जर्व की कि सिल्वर की कॉन्फ़िगरेशन में 5s2 और 4d9 अब प्रिंसिपल के मुताबिक ये अरेंजमेंट आता है, लेकिन मैंने कहा कि ये अरेंजमेंट गलत है और आपके साथ 5s1 और 4d10 ये सही होगा। और इसी तरह कार्बन में भी मैंने यही सेम प्रिंसिपल अप्लाई की। तो सिल्वर का कॉन्फ़िगरेशन आता है 5s2 और 4d9, लेकिन ये गलत होगा और सही कॉन्फ़िगरेशन होगा 5s1 4d10। और इसी तरह कार्बन की लास्ट या बैलेंस कॉन्फ़िगरेशन 4s2 और 3d9 है, लेकिन ये गलत कॉन्फ़िगरेशन है और सही कॉन्फ़िगरेशन होगा 4s1 3d10। अब ये ऐसा क्यों है? तो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की पहले लेक्चर में एक बात कही थी कि किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में अरेंज होगी। किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में अरेंज होगी। मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है? तो सबसे पहले फील्ड कॉन्फ़िगरेशन हमारे साथ सबसे ज्यादा स्टेबल है, उसके बाद हमारे साथ हाफ फील्ड है और पार्शियल कॉन्फ़िगरेशन हमारे साथ सबसे अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। तो कोई भी एटम, हर एटम ये कोशिश करता है कि अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पार्शियल के बजाय हाफ फील्ड या फील्ड में कन्वर्ट हो सकता है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को हाफ फील्ड या फील्ड में रीअरेंज करेगा या स्टेबल तरीके से अरेंज करेगा। अब ये फील्ड कॉन्फ़िगरेशन की वजह से सिल्वर और कॉपर इन दोनों के कॉन्फ़िगरेशन में 5s से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 2d में जंप हो रहा है और यहाँ पर 4s से इलेक्ट्रॉन 3d में जंप हो रहा है, क्योंकि अगर यहाँ से 5s से एक इलेक्ट्रॉन 4d9 में जंप होगा तो ये हो जाएगा 4d10। अब ये ऑर्बिटल आपके साथ हो गया फील्ड और ये आपके साथ हो गया हाफ फील्ड। पहले ये ऑर्बिटल आपके साथ पार्शियली फील्ड था और आपके साथ अब ये ऑर्बिटल हो गया फील्ड। तो फील्ड ऑर्बिटल की वजह से यहाँ पर स्टेबिलिटी आ गई और इस स्टेबिलिटी की वजह से यहाँ पर 5s से इलेक्ट्रॉन 4d में जंप हो गए। इसी तरह सेम सिचुएशन यहाँ पर भी है। ये 4d9 यहाँ पर पार्शियली फील्ड है और पार्शियल फील्ड ऑर्बिटल्स अनस्टेबल होती है, लेकिन अगर यहाँ से ये एक इलेक्ट्रॉन 3d में जंप होगा तो फिर कॉन्फ़िगरेशन 3d10 आ जाएगा और ये 3d10 फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है और ये हाफ फील्ड रहेगा। तो हाफ फील्ड और फील्ड पार्शियल से ज्यादा स्टेबल है, तो ये स्टेबिलिटी की वजह से सिल्वर और कॉपर में इलेक्ट्रॉन 4s से या 5s से 4d या 3d में जंप होते हैं। अब ये फील्ड कॉन्फ़िगरेशन का मसला तो हमारे साथ क्लियर है। अब क्रोमियम को अगर हम देखें तो क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन, क्रोमियम 24 का लास्ट कॉन्फ़िगरेशन या वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन है 4s2 3d4, लेकिन ये कॉन्फ़िगरेशन गलत है और सही कॉन्फ़िगरेशन हमारे साथ है 4s1 3d5। अब यहां पर 3d4 पार्शियली फील्ड है तो ये तो अनस्टेबल होगा। यहां पर ये 3d5 हमारे साथ है हाफ फील्ड, तो हाफ फील्ड क्यों स्टेबल होते हैं? ये तो फील्ड नहीं होते। तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी को हम दो तरीकों से एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक तो हमारे साथ ये हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन इज मोर सिमेट्रिक, इसमें सिमेट्री पाई जाती है। मेरे साथ 5d ऑर्बिटल्स हैं, 5d डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं। एक इलेक्ट्रॉन में यहाँ रखता हूँ, यहाँ रखता हूँ, एक यहाँ एक यहाँ। तो ये अगर हाफ फील्ड ऑर्बिटल मेरे साथ हो गई डिफ़ॉल्ट सिस्टम, तो ये बहुत सिमेट्रिक ऑर्बिटल या सिमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन मालूम हो रहा है और सिमेट्रिक की वजह से हाफ फील्ड ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल होते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो हमारे साथ है एक्सचेंज एनर्जी। एक्सचेंज एनर्जी, ये हमारे साथ जो अनफेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये अनफेयर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स एक्सचेंज करते हैं। जरूरी नहीं कि ये ऑल टाइम इसी ऑर्बिटल में होगा, ये इस इलेक्ट्रॉन के साथ अपना ऑर्बिटल एक्सचेंज करता है। तो ये अनफेयर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल एक्सचेंज करते हैं और इस ऑर्बिटल एक्सचेंज के दौरान एनर्जी रिलीज होती है। अब जितने ये और इस ऑर्बिटल एक्सचेंज के दौरान एनर्जी रिलीज होती है, जिस एनर्जी को हम एक्सचेंज एनर्जी कहते हैं। अब जितनी ज्यादा एक्सचेंजेस पॉसिबल होगी उतनी ज्यादा आपके साथ एक्सचेंज एनर्जी होगी, और अगर एक्सचेंज एनर्जी जितनी ज्यादा होगी तो वो कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि उसमें ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी सिस्टम की डिक्रीज हो जाएगी, और जितना आपके साथ सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज होगी, लो होगी, उतना वो सिस्टम आपके साथ स्टेबल होगा। तो अगर ये एक्सचेंज एनर्जी डायरेक्ट रिलेटेड है अनफेयर इलेक्ट्रॉन के साथ,
जितना आपके साथ अनफेयर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगी उतने आपके साथ एक्सचेंज एनर्जी भी ज्यादा होगी। तो अगर मैं यहाँ पर डिफॉल्ट सिस्टम लिखूं तो डिफॉल्ट सिस्टम में एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा, बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर एक्सचेंज की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के साथ भी एक्सचेंज कर सकता है, ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन के साथ भी एक्सचेंज कर सकता है, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी एक्सचेंज कर सकता है, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी एक्सचेंज कर सकता है। इसी तरह ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी एक्सचेंज कर सकता है, इसके साथ भी एक्सचेंज कर सकता है, इसके साथ भी एक्सचेंज कर सकता है। इसी तरह ये वाला इलेक्ट्रॉन ये भी एक्सचेंजेस कर सकता है। तो जितने आपके साथ अनफेयर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगी उतने आपके साथ एक्सचेंज ज्यादा होगी, और जितना आपके साथ एक्सचेंज ज्यादा होगी तो एक्सचेंज एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, और एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा होगी तो इसका मतलब है कि सिस्टम लो एनर्जी पे आ जाएगा, और लो एनर्जी पर सिस्टम मोर स्टेबल होता है। तो इस लिहाज से हम कहते हैं कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स में भी एक स्टेबिलिटी पाई जाती है। तो ये जो रीअरेंजमेंट होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के दौरान, कॉपर में, क्रोमियम में, सिल्वर में और बहुत सारे एटम्स हैं, तो ये कॉन्फ़िगरेशन इस ऑर्डर की बुनियाद पर होती है कि या तो एलिमेंट्स अपने इलेक्ट्रॉन को फील्ड कॉन्फ़िगरेशन में तब्दील करता है या हाफ फील्ड में। तो इसी वजह से पार्शियल की बनिस्बत इन दोनों कॉन्फ़िगरेशन को ज्यादा फेवर किया जाता है, क्योंकि ये दोनों सिस्टम की एनर्जी लो करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।